मुख्य अतिथि माननीय श्री विनोद कुमार सक्सेना, सहायक महाप्रबंधक इलाहाबाद बैंक। विशिष्ट अतिथि माननीय श्री आलोक कुमार पांडे, मुख्य प्रबंधक सेवानिवृत्त इलाहाबाद बैंक। माननीय श्री सेठ रमनलाल अग्रवाल, अध्यक्ष आकांक्षा थिएटर आर्ट्स। माननीय श्री पी.एन. ओझा, उप निदेशक सेवानिवृत्त लोकल फंड अकाउंट स्थानीय निधि लेखा। और आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं और सभी सम्मानित रंग दर्शकों का आकांक्षा थिएटर आर्ट्स की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वैसे तो कहा गया है कि हम लोग ये मानते हैं कि कलाकार के पास कुछ नहीं है, वो फकीर है। नजर कानपुरी साहब का वो शेर मुझे अब भी याद है, हम फकीरों से जो चाहे दुआ ले जाए, हम फकीरों से जो चाहे दुआ ले जाए, कल ये हवा में न जाने कहाँ ले जाए, हम कुछ देने की काबिल ही कहाँ। जी हाँ, हम खुद ही फकीर हैं, हम कुछ देने के काबिल ही कहाँ। हो सके तो हमसे जीने का अंदाज ले जाए। आज आकांक्षा थिएटर आर्ट्स आपके सामने जिस प्रोडक्शन को उतारेगी उसका शीर्षक है एंटीगनी। मैं इसके अंदर की कहानी को इसलिए रिवील नहीं करूंगा, बताऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो आप पहले ही से समझ जाएंगे कि इस कहानी में क्या मोड़ कहां कहां पर आएंगे। इसलिए हमारा मानना यह है कि लखनऊ में बहुत सारे नाटक होते हैं। अभी हाल ही में मुझे श्री महेश चंद देवा जी का लिखा हुआ एक नाटक देखने को मिला। चबूतरा थिएटर्स भी उनका चलता है, काफी उन्नति पे है। और एक विनोद मिश्रा साहब है, उनकी आज के पत्रकार उनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे अभी। ऐसा नहीं है कि लखनऊ में रंगकर्म नहीं है, लखनऊ में बहुत रंगकर्म है। धर्मश्री जी ने अभी इसी मंच के ऊपर आपके सामने एथेलो किया, बहुत अच्छा सुंदर प्रदर्शन। लखनऊ संत गौड के ऑडिटोरियम में भी काफी नाटक होते हैं। अभी हमारे गुरुजी का प्ले होने वाला है, भारतीय नाटक अकादमी के पूर्व निदेशक पुनीत अस्थाना जी के निर्देशन पे। आज के इस नाटक में जो खास बात यह है कि प्राकृतिक न्याय, ये सब्जेक्ट यूनान के सुप्रसिद्ध नाट्य रचनाकार सोफोक्लीज ने इसको अपनी भाषा में लिखा था। लगभग 2500 साल पहले लिखा गया ये नाटक विश्व के तमाम रंगमंच पे अलग अलग भाषाओं से इसे मंचित कर दिया गया। लंदन में अलग, अमेरिका में अलग, रशिया में अलग, हर प्रांत में अलग अलग ढंग से इसको मंचित किया और अपने अपने अलग अलग अंदाज में। आज जिस एंटीगनी को आप देखने जा रहे हैं, मेरा विनम्र अनुरोध ये है कि वो बड़ा प्राकृतिक न्याय के लिए इंसान को कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितना उससे जूझना पड़ता है, और उसी चीज को रेखांकित करेगा ये एंटीगनी। इसलिए हमारी जेब में और आप लोगों की जेब में जो छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है मोबाइल फोन, कृपया इसे या तो साइलेंट मोड पर लगा दें और या तो इसे वाइब्रेशन मोड पर लगा दें, क्योंकि आपके फोन की आवाज से कलाकारों का क्रम टूटता है। और क्योंकि ये प्ले वैसे ही गंभीर है तो इसलिए इस फोन का साइलेंट मोड पर होना बहुत जरूरी है।
आज के इस नाटक को निर्देशित कर रही हैं लखनऊ रंग जगत की सुप्रसिद्ध रंग निर्देशिका अचला बोस, जिन्होंने कई नाटक रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे हुए डाकघर, और वो खुद भी एक बहुत बड़ी लेखिका है। उन्होंने अपना खुद का स्वयं का लिखा हुआ एहसास नाटक भी यहीं पर किया था। पब्लिक रोने लगी, कहा ना का कह सके। अवधी भाषा में भी उनकी अच्छी पकड़ थी, इसलिए उन्होंने उसका भी सफल निर्देशन करके नाटक को उतार दिया। आज जिन कलाकारों को आप मंच पर देखेंगे, आप यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल इसमें कोई लगी लिपटी बात नहीं कर रहा हूँ। ये कलाकार 6 घंटे नियमित अभ्यास से निरंतर गुजर कर आज आपके सामने आए हैं। सिर्फ दर्शकों की चंद तालियां, इनकी आवाज को न जाने और कहां से कहां पहुंचे। मंच की परंपरा के अनुसार, जी हाँ, मैं दीप प्रज्वलन की बात कर रहा था, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा व्यक्तिगत बात करूंगा कि मैं जब 7 साल का था तो मैंने जिनसे ज्ञान प्राप्त किया वो थे आज हमारे बीच में उपस्थित माननीय श्री आलोक कुमार पांडे जी, भाखंडे संगीत महाविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट, तबले पे पंडित खुदय महाराज और जाकिर हुसैन जैसे महान तबला वादक के साथ, जिन्होंने अपनी आधी उम्र गुजार दी और उसके बाद बैंकिंग सेवा में चले गए, आज वो भी अब इत्तेफाक से मौजूद है। मैं रत्ना भट्टाचार्य से ये अनुरोध करूंगा कि वो हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को और सेठ रमनलाल अग्रवाल महोदय को और श्री आलोक कुमार पांडे जी को और DM ओझा जी को अपने साथ मंच पर बुलाया। महेंद्र साहब, आप खुद मंच पर उपस्थित हों और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम कराएं। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम आपके सामने हो रहा है और इसके पश्चात हमारे संस्था के अध्यक्ष माननीय सेठ रमनलाल अग्रवाल जी हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को पुष्पगुच्छ, बुके और अंगवस्त्र प्रदान करेंगे। माननीय सेठ रमनलाल अग्रवाल जी द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को पुष्पगुच्छ प्रदान किया जा रहा है। इसके पश्चात वो अंगवस्त्र प्रदान करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और आपकी तालियों की आवाज जरा धीमी हो रही है। अब वो उन्हें मोमेंटो प्रदान करेंगे। माननीय सेठ रमनलाल अग्रवाल जी से मैं कि वो हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय का स्वागत करें। वो पुष्पगुच्छ प्रदान कर रहे हैं उनको। अब अंगवस्त्र प्रदान करने की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ अभी उन्हें मोमेंटो भी प्रदान किया जाएगा। अब मैं इसी के साथ ही हमारे माननीय मुख्य अतिथि विनोद कुमार सक्सेना साहब से ये निवेदन करूंगा कि वो कृपया मंच पर आए और आशीर्वाद प्रदान करें।
आकांक्षा थिएटर का सवाल है। थिएटर ऐसी चीज है कि आदमी के जीवन को बदल सकती है, क्योंकि हम बुकिश नॉलेज लेने में, जो किताब में पढ़ने में हम टाइम लगाते हैं, और ये थिएटर ऐसी चीज है कि जहाँ एक सूक्ष्म समय में जितना भी समय लगेगा, पूरा पूरा किसी भी आदमी का चरित्र है वो बना सकती है, और जिस डायरेक्शन में बदलना चाहे उधर से इजीली बदला जा सकता है, क्योंकि इसमें ग्रास्पिंग पावर आदमी की बढ़ जाती है, क्योंकि साक्षात वो जो कुछ है वो एकदम कंसंट्रेट होकर उसी पर ध्यान देता है और देखता रहता है कि हाँ क्या हो रहा है, और जो भी जीवन की घटनाएं उससे रिलेटेड होती हैं उसको एकदम आत्मसात करता जाता है, जैसे कोई चीज टेप होती जाती है। जहाँ तक भाई साहब ने कहा था कि हम लोग तो क्या करते हैं साहब, क्या आप लोग थिएटर वाले क्या है, फकीर हैं, तो इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हमने थोड़ा बचपन में पढ़ा था कि पूछ सपूतो तो क्या संचय और पूछ कपूतो तो क्या संचय। तो आप लोग तो सारे सपूत हैं, समाज को जो भी दिशा अच्छी दिशाएं देना है, इसमें आप इतिहास देख लीजिए, पहले क्या सिनेमा तो अभी आया है, सारा जो कुछ है, जो भी समाज को एक अच्छी डायरेक्शन देने का जो भी रोल शुरू से होता आया है, उसमें अहम भूमिका थिएटर की रही है। और समाज को आज तक जो भी हमारे संस्कार अभी हैं, दुनिया में हिंदुस्तान के संस्कार को एक वो दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है कि अगर संस्कारों की कई बात आती है तो हमारे संस्कार, भारत के संस्कार ऐसे हैं जो लोग हमेशा आत्मसात करने के लिए आते हैं और लिटरेचर पढ़ते हैं और इसी तरह के थिएटरों में जाते हैं या इससे रिलेटेड फिल्में देखते हैं और उसमें अपने लाने के लिए पूरा कोशिश करते हैं। चक्कर क्या है कि जब तक मानसिक शांति नहीं आपको आती है तब तक कुछ नहीं है। देखिए, आप धन दौलत चाहे जितना पैसा कर लिए, चाहे जितना रेस में भाग लीजिए, उससे कुछ नहीं होना। एक से बढ़िया गाड़ी ले लीजिए, एक से लग्जरी होटलों में जाइए, लग्जरी गाड़ियों के लिए पैसा आपका ढेर सारा है, अगर आपके दिमाग में शांति नहीं है तो वन नेचर है, आपको शांति नहीं तो सारा पैसा बेकार है, तमाम बीमारियां आपको घेरेंगी और आप शांति के लिए भागेंगे। तो शांति के लिए सबसे अगर बढ़िया अगर कोई दुनिया में कोई स्थान है तो भारत है, और जिसके संस्कार की जड़ों में हमारे थिएटर है, या जो भी थिएटर विशेष रूप से ही है, क्योंकि जब भी हमने लोग देखिए, मैंने रामायण नहीं पढ़ी है, महाभारत नहीं पढ़ी है, लेकिन बचपन में मैं रात में ये थिएटर चलते थे, मैं उनमें जाता था, और आज तक वो चीज मेरे दिमाग में है कि राम ने क्या रोल रहा है, भरत का क्या रहा है, किसका क्या रोल रहा है। तो ये क्या है कि आपके पास इतना समय नहीं है। इस समय क्या, पहले भी समय कम ही रहती थी, लेकिन सूक्ष्म समय में आपको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान देने का पूरा थिएटर में ही दम है, और थिएटर ही समाज को आज तक इतना बढ़िया दिशा में ले गया है और आगे ले जाने की दम रखता है। आकांक्षा थिएटर से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बखूबी बहुत इतना बढ़िया काम कर रहे हैं लखनऊ में, ये अपना बखूबी और बढ़िया काम करेंगे, यूपी का भारत में अपना पूरा नाम करेंगे और विश्व में अपना ख्याति प्राप्त करेंगे। इसी तरह ये अपना निरंतर तरक्की करें, और मैं चाहूंगा बहुत शीघ्र अपना नाम रोशन करें और भारत का भी नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय से यह अनुरोध करूंगा श्री आलोक कुमार पांडे साहब से कि वो कृपया 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में दें। मित्र श्री विनोद सक्सेना जी, एजीएम इलाहाबाद बैंक, आकांक्षा थिएटर आर्ट्स के अध्यक्ष और लखनऊ में सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रणेता भाई रमन लाल जी, आकांक्षा के संस्थापक निदेशक प्रभात बोस, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना बोस, संस्था की स्थापना काल से कोषाध्यक्ष श्रीमती रत्ना भट्टाचार्य जी और उपस्थित भाइयों बहनों, निश्चित रूप से जैसा प्रभात बोस ने कहा, भारतीय संस्कृति का के 3 अभिन्न है, साहित्य, संगीत और कला। कला में नाटक भी आता है और भी विधाएं आती हैं।
मेरा क्षेत्र संगीत रहा। मैं इसी भातखंडे संगीत महाविद्यालय का छात्र रहा। एक ज़माने में यही सोचता था मैं भी इसी क्षेत्र में कुछ करूँगा, लेकिन कुछ स्थितियाँ आई कि बाद में मुझे बैंकिंग सर्विस में आना पड़ा और उसमें भी इज्जत से नौकरी करी मैंने। लेकिन संगीत का जो क्षेत्र और शौक है ये आजीवन रहता है, जाता नहीं है कभी। प्रभात जी ने कुछ ज़्यादा कहा, गुरु महाराज जी बड़े बड़े उस्तादों के नाम लिए। हाँ, मुझे इन लोगों को सुनने का मौका मिला और एक समय था कि मैंने भी बड़े बड़े कलाकारों के साथ संगत की थी लखनऊ में। कुछ सांस्कृतिक संस्थाएं भी हमने बनाई थी। पुराने लोग हैं लखनऊ के, क्योंकि लखनऊ विदाई हम पर, हम विदाई लखनऊ वाली तहजीब है। कलाकार संगम, विविध कला संगम की स्थापना की थी और नागर जी लक्ष्मण महाराज जी के साथ उन कार्यक्रमों का आयोजन करते थे। ये सन 70s और अर्ली 80s तक की बात है। उसके बाद बैंक की जिम्मेदारियाँ आती गई, ट्रांसफर होते रहे और हमारा भी मूवमेंट होता रहा। अब मैं थोड़ा सा बात करूँगा, समय काफ़ी हो गया है। ये प्रभात बोस बचपन से ही इसको नाटकों में बड़ा रुचि थी। उनकी सिस्टर्स हमारे साथ म्यूजिक कॉलेज में थी। तो मैं कहता था भाई तुम भी कुछ गाना वाना सीखो। बोले नहीं भैया हमको नाटक का हमें शौक है। और जैसे ही इसको मौका मिला 1975 में गजानन जागीरदार साहब ने यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट खोला। प्रभात उस फर्स्ट बैच के अभिनय और निर्देशन में उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया और मैं इससे कहता था अब तो तुम अभिनय सीख गए हो और कुछ नाटक वाटक में काम करो, बॉम्बे चक्कर लगाओगे। बोले नहीं भैया मैं खुद कुछ करना चाहता हूँ। शुरू में उन्होंने कई संस्थाओं के साथ काम किया। उसमें आज भी कुछ संस्थाएं हैं, जीवित हैं और अच्छा काम कर रही हैं, जैसे दर्पण, मेघदूत, संकेत। मुझे याद है उनके प्रोग्राम में जाते थे, प्रभात रोल भी करते थे, लेकिन इसने कहा नहीं मैं अपनी संस्था बढ़ाऊंगा और मैं खुद कुछ अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्थापना काल में हमने भी इनकी संस्था में थोड़ा सहयोग दिया, क्योंकि मेरा क्षेत्र संगीत था, इनका नाटक था। लेकिन इसने एक चीज की, मेरी जो कॉपी की उसके लिए मैं हमेशा इसकी प्रशंसा करता हूँ। इसने कभी प्रोफेशनल आर्टिस्ट एंगेज नहीं किए। हमेशा नए बच्चों को, युवा प्रतिभाओं को मंच देना, उनके साथ रिहर्सल करना, प्रैक्टिस करना, संवाद रटाना। मुझे तो वो समय याद है भाई साहब कि इसी उमानाथ बली हॉल के प्रेक्षागृह में अभिनय हो रहा है, नाटक बढ़िया चल रहा है, कोई नया कलाकार अपना संवाद भूल गया। अब पब्लिक देख रही है कि जो पात्र अभिनय कर रहा है वो तो अपना संवाद नहीं बोल पा रहा, पीछे से जो प्रॉम्प्ट कर रहा है वो आवाज नहीं पड़ रही। लेकिन उसका हौसला बढ़ाते हुए ये नहीं हुआ कि नहीं उस नाटक में थोड़ा सा उसको त्रुटि हो गई तो उसको उन्होंने हटा दिया। आज वही कलाकार इतने सीनियर हैं कि प्रभात की मेहनत की वजह से इनकी संस्था को भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय से अनुदान मिल रहा है। इनके कई कलाकारों को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से अनुदान मिल रहा है। और तारीफ की सबसे बड़ी बात यह है कि एक साल में 10 से 12 नाटक करना ये कोई मजाक की बात नहीं। नाटक का मंचन करना सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन से कहीं ज्यादा क्लिष्ट रहा है। मैंने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए, अच्छे कलाकार बुक कर लिए, गायक का कर दिया, नृत्य का कर दिया, भजन का कर दिया, गजल का कर दिया। एक आध कार्यक्रम नहीं भी हिट हुआ तो बाकी कार्यक्रम हिट हुए, आपका आयोजन सफल हुआ। लेकिन नाटक तो एक चेन है, कड़ी है, श्रृंखला है। एक पात्र बहुत अच्छा अभिनय कर रहा है, वहीं एक दूसरा पात्र अपना अगर संवाद भूल जाता है तो आप सोचिए नाटक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उस वरिष्ठ कलाकार की जिम्मेदारी होती है कि अगर वो संवाद भूल रहा है तो कैसे उसको भराव देते हुए नाटक का क्रम न टूटे। बहुत मेहनत का काम है, आयोजित करना, रिहर्सल कराना और फिर आप सब लोगों को एकत्रित करके मंचन करना। तो मैं चाहूँगा कि जितनी मेहनत कर रहे हैं इन प्रभात बोस के लिए कम से कम तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए। और मैं आप लोगों का और समय न लूँ, उनसे यही कहूँगा नाटक प्रारंभ करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अंत में मैं सेठ रमनलाल अग्रवाल संस्था के अध्यक्ष, मैं अंतिम उनका भाषण समापन के पश्चात ही नाटक को तुरंत प्रारंभ करूंगा। नाटक की अवधि है 1 घंटा 15 मिनट। प्रिय दर्शकगण, आदरणीय श्री विनोद कुमार सक्सेना जी, मैं हमारी संस्था पर उनकी कृपा दृष्टि है, उसके लिए मैं उनको पूरी अपनी समिति की तरफ से, अपनी कमेटी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि वो सांस्कृतिक और कला से जुड़े हुए हैं और उसकी
सहायता करते हैं। आदरणीय श्री आलोक कुमार पांडे जी जो स्वयं कलाकार हैं, मैं प्रभात जी एवं अपनी समिति के सभी कलाकारगण को आशीर्वाद देता हूँ। आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस टीवी युग में आप लोग यहाँ पर आते हैं और इन बच्चों की मेहनत देखते हैं। यही बच्चे सब टीवी में जाते हैं, पिक्चर में, फिल्म में जाते हैं, लेकिन शिक्षा का क्षेत्र यही है, इनका गढ़ना यहीं पर होता है आर्टिस्ट को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप पे देखिए एनटीवी। तो हम शुरू करते हैं आप लोगों का आशीर्वाद और तालियों की गड़बड़ाहट और गूंज के साथ आकांक्षा थिएटर आर्ट्स की प्रस्तुति सोफोक्लिस की नाट्य रचना एंटीगनी। नमस्कार। आज हम आपके सामने मशहूर यूनानी नाटककार सोफोक्लिस की विश्व प्रसिद्ध काव्य रचना एंटीगनी का मंचन करने जा रहे हैं। ये नाटक आज से लगभग 2500 वर्ष पहले लिखा गया था। सोफोक्लिस के नाटकों में एंटीगनी सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ और दुनिया के तमाम देशों ने इसे अपने अपने अंदाज में पेश किया। ये नाटक दूसरे महायुद्ध के दौरान हिटलर की तानाशाही फौज के विरुद्ध एक पुरजोर आवाज की तरह उभरा था। ग्रीक नाटकों का महत्वपूर्ण पक्ष होता था कोरस। उस समय इनकी संख्या 12 से 15 हुआ करती थी, पर ज़िया अनूर के एडेप्टेशन में केवल एक ही कोरस है जो नाटक के शुरू में आकर नाटक के दौरान होने वाली सारी घटनाओं को दर्शकों को बताता था। पर इस नाटक की क्यूरियोसिटी आखिर तक बनी रहे और इसका रोमांच अंत तक कायम रहे, इसलिए हम इसके अंदर की स्टोरी को जाहिर नहीं करेंगे, बल्कि नाटक के पहले के घटनाक्रम की थोड़ी सी जानकारी आपको जरूर देना चाहेंगे। इडिपस यूनान के थीब्स नगर राज का शासक था। उसके 2 लड़के और 2 लड़कियां थीं। उसकी हुकूमत के बाद उसके दोनों लड़के उसकी हुकूमत के वारिस बने और यह तय पाया गया कि 1-1 साल के लिए सत्ता संभालेंगे। पर बड़े भाई एटोक्लीज ने 1 साल तक हुकूमत करने के बाद दूसरे के लिए तख्त छोड़ने से इनकार कर दिया। इस पर छोटे भाई पॉलिनिसिस ने बाहर के 6 शहजादों के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और जंग के मैदान में एक दूसरे के सामने उतर आए और एक दूसरे के हाथों मारे गए। अब क्रियोन यहाँ का सुल्तान है। उसने फरमान जारी किया कि एटोक्लीस को, जिसका उसने साथ दिया था, पूरी शान और शौकत के साथ दफनाया जाए और पॉलिनाइसिस की लाश को चील, कौवे और कुत्तों के खाने के लिए यूं ही मैदान में छोड़ दिया जाए। और यह भी फरमान जारी किया कि अगर कोई भी शख्स उसकी मौत पर मातम बनाएगा या उसकी लाश को दफनाने की कोशिश करेगा तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन यह बात एंटीगनी को नागवार गुजरती है। वो अपनी बड़ी बहन इज़मनी से कहती है कि हम लोग रात के अंधेरे में चुपचाप जाकर पॉलिनाइसिस की लाश को मिट्टी से ढक देते हैं, लेकिन मौत के डर से इज़मनी की हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन एंटीगनी का दिल नहीं मानता। वो रात के अंधेरे में चुपचाप जाती है और पॉलिनाइसिस की लाश को मिट्टी से ढक देती है और वहीं से महल लौटने पर इस नाटक की शुरुआत होती है।
एंटिगनी, हाँ। कहाँ गई थी? कहीं नहीं। ओह, कितना खूबसूरत समा था दाइमा। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी, हल्की हल्की तारों की रोशनी, हर चीज़ बेरंगी। और अब हर चीज़ बदली हुई मालूम होती है, लाल, पीली, हरी। दाइमा, अगर तुम्हें भी दुनिया को इसी रंग में देखना है तो तुम्हें भी मेरी तरह सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। मैं जब उठी तो बिल्कुल अंधेरा था। सबसे पहले मैं तेरे कमरे में गई, ये देखने कि तूने रजाई ओढ़ रखी है कि नहीं, लेकिन तू तो वहाँ से गायब थी। वो बाग इतना खूबसूरत मालूम हो रहा था, फूल पत्ते सब सो रहे थे। अच्छा दाइमा, तुमने बाग को कभी सोते हुए देखा है? तेरा बिस्तर ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था, ऐसा लगता था जैसे तू उस पर लेटी तक नहीं। और तेरे कमरे के पीछे वाला दरवाजा भी खुला हुआ था। सारे तरफ उदासी में डूबे हुए थे। ऐसा मालूम होता था कि मानो किसी का इंतजार कर रहे हो। हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी, सिर्फ मेरे पैरों की आहट सुनाई दे रही थी। फिर मुझे एकाएक महसूस हुआ कि ये सब चीज़ें जिस किसी का भी इंतजार कर रही हैं वो यहाँ तो नहीं है। फिर मुझे एकाएक ख्याल भी आया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पैरों की आहट से ये सब चीज़ें चौंक जाएं। इसलिए मैंने अपनी जूतियाँ उतार दी और चुपचाप से खेत में चली गई। ओफो, पैर तो देखो कितने गंदे करके लाई है। चल, बिस्तर पर जाने से पहले तेरे पैर धुलवा दो। नहीं दाइमा, अभी मुझे सोना नहीं है। अरे पागल तो नहीं हो गई है? चल जा बिस्तर पर। और मैं ये देखने उठी थी कि तूने रजाई ओढ़ रखी है कि नहीं। बिस्तर खाली और तू गायब। अच्छा दाइमा, अगर मैं इसी तरह रोज बाग का एक चक्कर लगा लिया करूं तो मालूम है क्या होगा? क्या? आहिस्ता आहिस्ता सब फूल पत्ते मुझे चाहने लगेंगे और फिर हर सुबह इसी तरह से मेरा इंतजार भी किया करेंगे। ये सुबह है? हाँ। अच्छी खासी रात बाकी है। और हाँ, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत कर। पहले मुझे ये बता, तू गई कहाँ थी? सच ही तो कह रही हूँ दाइमा, बिल्कुल अंधेरा था और घूमने चली गई, ये सोच के कि सुबह तो होने ही वाली है। और बस। और बस, जैसे कि मैं कुछ जानती ही नहीं। मैं सब ये खेल जानती हूँ। बता, कहाँ गई थी बेहया लड़की? नहीं, बेहया नहीं। तू किसी से मिलने गई थी, है ना? खबरदार जो मुझसे झूठ बोली तो। हाँ दाइमा, मैं किसी से मिलने गई थी। है? किसी चाहने वाले से? हाँ दाइमा, किसी चाहने वाले से। बेचारा, मेरा भी एक चाहने वाला है। ओ, तो ये खेल खेला जा रहा है। एक शहजादी, एक बादशाह की लड़की रात के अंधेरे में अपने चाहने वालों से मिलने जाती है। और तो और, तू शायद हेमन को भी भूल गई, जिससे तेरी मंगनी हो चुकी है, शादी की तैयारियां चल रही हैं, और तू अपने आशिकों से मिलने जाती है। जी में तो आता है तुझे घुटने पे डालकर उसी तरह पीटूं जैसे जब तू छोटी सी थी। दाइमा प्लीज, इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो। लो और सुन, कुछ कहती हूँ तो कहती है मुझे अकेला छोड़ दो। मेरी अच्छी दाइमा, देखो आज के दिन मुझे भला बुरा मत कहो। आज का दिन इसलिए नहीं कि तुम्हें मुझ पर गुस्सा आए। तुझे बुरा भला ना कहूँ तो क्या तेरी तारीफ करूँ? मैंने तेरी माँ से क्या क्या वायदे किए थे। आज अगर तेरी माँ यहाँ होती तो क्या सोचती कि मैंने उसकी बच्ची को गलत तालीम दी, गलत रास्ता बताया। मैंने दिन का चैन, रात की नींद तेरे लिए हराम कर दी। हर वक्त यही ख्याल रहता कि कहीं ऐसा ना हो कि तुझे कोई तकलीफ हो जाए। और आज मेरी जरा सी आँख क्या लगी कि तू अपने बिस्तर से गायब हो गई। ओ खुदा, अब मैं इसकी माँ के सामने क्या मुंह लेकर जाऊँ? हाय माँ, देखो मैंने जो कुछ भी किया उसमें कोई शर्म की बात नहीं। और जानती हो, जब तुम माँ के सामने जाओगी तो माँ क्या कहेंगी? शाबाश दाइमा, तुमने मेरी नन्ही एंटिगनी का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा है और उसे कोई तकलीफ नहीं होने दी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आज सुबह मैं बाहर क्यों गई थी। तो क्या किसी आशिक से मिलने के लिए नहीं गई थी? नहीं दाइमा, किसी आशिक से मिलने नहीं। मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही बूढ़ी हो गई हूँ, इसीलिए तेरे मजाक मेरी समझ से बाहर है। लेकिन अगर वाकई तू मुझसे मोहब्बत करती है तो मुझे सच सच बताएगी। बोल बताएगी ना बेटा? दाइमा, ये भी क्या बात हुई कि जरा सी बात पे तुम रोने लगी? मैं बिल्कुल पाक हूँ और कसम खा कर के कहती हूँ कि सिवाय हेमन के हर किसी से मोहब्बत नहीं करती। अच्छा, अगर तुम चाहो तो मैं ये भी कसम खा सकती हूँ कि सिवाय हेमन के हर कभी किसी से मोहब्बत नहीं करूँगी। अब ये आंसू बचा कर रखो दाइमा, शायद फिर कभी इनकी ज़रूरत पड़े। हाँ, क्या कहा तूने? एंटिगनी,
हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उफ, मैं अभी तुम्हारे ही कमरे से होकर आ वो रही देखो, वो दूसरी वाली भी चली आ रही है। अरे मैं पूछती हूँ तुम दोनों को सुबह सुबह क्या हो गया है? हैं? सर्दी का ये आलम है और तुम लोग अपने अपने कमरों से निकलकर इधर से उधर मारी मारी फिर रही हो। आई माँ, अब तुम अंदर जाओ। सच, मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। पर हाँ, कितना अच्छा हो अगर तुम अपनी एंटीगनी के लिए थोड़ा सा नाश्ता बना दो तो। नाश्ता? ओफ ओ, मेरी भी मती मारी गई है। मुझसे ये भी नहीं हुआ कि अपनी प्यारी प्यारी गुड़ियों के लिए कुछ बना कर ले आती। तब से बैठी टर टर किए जा रहे हैं। लाती हूँ लाती हूँ। एंटीगनी, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं तो वो बस जरा सी थकावट है। आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी ना। मैं भी बिल्कुल ना सो सकी। क्यों? तुम्हारे नींद ना आने की तो कोई वजह भी नहीं है। एंटीगनी, मजाक मत उड़ाओ। मजाक कहाँ उड़ा रही हूँ इसमिनी, सच्ची तो कह रही हूँ। अरे वाह, आज की सुबह तो तुम कितनी खूबसूरत मालूम हो रही हो। अच्छा, तुम्हें याद है बचपन में मैं तुम्हें कितना परेशान किया करती थी? तुम्हारे खूबसूरत लिबास पर कीचड़ उछाल दिया करती थी, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पकड़कर तुम्हारी गर्दन पर डाल देती थी। और जानती हो, मुझे वो दिन भी बहुत अच्छे से याद है जब मैंने तुम्हें एक दरख्त से बांधकर तुम्हारे बाल काट दिए थे। तुम्हारे खूबसूरत बाल, रेशम की तरह मुलायम और चमकदार। जो कहना चाहती हो साफ साफ क्यों नहीं कह देती? इस तरह इधर उधर की बातें क्यों कर रही हो तुम? मैं इधर उधर की बातें तो नहीं कर रही। देखो एंटीगनी, मैंने इस बारे में काफी सोचा। रात भर वही ख्यालात मेरे दिमाग में चक्कर लगाते रहे। तुम पागल हो गई हो एंटीगनी। अच्छा, ये काम हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्रियॉन हम दोनों को मौत की सजा दे देगा। वो तो जाहिर, वो अपना फर्ज पूरा करेंगे और हम अपना। उनके लिए मौत का हुक्म सुनाना उतना ही जरूरी है जितना कि हमारे लिए अपने भाई पोलिनाइसिस को जाकर दफन करना। और कोई रास्ता मेरी निगाह में तो नहीं है। हाँ, अगर तुम बता सकती हो तो बेशक बता दो। मैं मरना नहीं चाहती। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मुझे मरने का शौक है? पागल मत बनो एंटीगनी, मैं उम्र में तुमसे बड़ी हूँ और मैंने आज तक हर काम सोच समझ कर किया। बस इसी चीज की तुम में कमी है। तुम अपनी मनमानी करती रहती हो। कोई चीज तुम्हारे दिमाग में आई और तुम कर बैठी। ये नहीं कि पहले भला बुरा सोच लो। कभी कभी ज्यादा सोचना भी नुकसानदेह साबित होता है इसमें। अब तुम अगर समझना ही नहीं चाहती हो तो मैं क्या कह सकती हूँ? देखो एंटीगनी, मैं जानती हूँ जो भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ। तो पोलिनाइसिस के लिए मेरा दिल भी उतना ही रो रहा है जितना कि तुम्हारा। लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो क्रियॉन ने जो कुछ भी किया एक तरह से ठीक ही किया। पर मैं इस बात को नहीं मानती। वो यहाँ के सुल्तान हैं, उन्हें मजबूरन ये करना पड़ा। लेकिन मैं यहाँ की सुल्तान नहीं हूँ और मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। नन्ही एंटीगनी के दिमाग में जहाँ कोई बात आई नहीं कि सबने ले जाके उसे कोने में डाल दिया या फिर एक कमरे में बंद कर दिया। और नन्ही एंटीगनी को चाहिए कि ये सब कुछ चुपचाप से सह ले। अब तुमसे कोई क्या कहे, तुम्हें तो हर चीज में जिद हो जाती है। देखो एंटीगनी, मेरी बात मानो। अक्सर मेरी राय तुमसे ज्यादा सही होती है। नहीं चाहिए तुम्हारी सही राय। अरे कम से कम तुम समझने की कोशिश तो करो। समझने की? पहला लफ्ज जो मैंने तुम लोगों के मुंह से सुना वो समझना ही था। मैं ये क्यों नहीं समझती कि पानी से, ठंडे खूबसूरत चमकदार पानी से खेलना बुरा है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि पानी की छींटों से महल का फर्श गंदा हो जाएगा। मैं ये क्यों नहीं समझती कि अच्छे बच्चे एक ही वक्त में सारे बर्तनों में हाथ डाल के खाना नहीं खाते, या तैरने के लिए तुम्हें इसलिए मना किया जाता है कि तो बहुत देर हो चुकी है या फिर अभी बहुत जल्दी। लेकिन इसमें क्या कभी किसी ने यह समझने की कोशिश की कि बच्चों को तैरने दिया जाए? क्योंकि इस वक्त शायद उनका तैरने का दिल कर रहा होगा। समझना 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 नहीं समझना, मुझे सब कुछ समझने के लिए अभी पूरी जिंदगी पड़ी। जिंदगी कुछ बाकी है तो वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। यहाँ के सुल्तान हैं, सारा शहर उनके साथ है। उनके एक इशारे पर लोग जान देने को तैयार हैं और कुछ सुनना नहीं चाहते। और जब उन्हें ये मालूम चलेगा कि हमने भाई की लाश को दफना दिया है तो वो हमारे हजारों आंखें हमें घूरेंगी, हजारों हाथ हमारी तरफ बढ़ेंगे। वो हमें वहशियों की तरह घेरे में लेकर पागलों की तरह कह लगाएंगे। हमें जानवरों की तरह खींच कर तरह तरह की अजियतें पहुंचाएंगे। उस वक्त हमारे आंसू
और ये चीखें किसी भी तरह उन्हें ये नहीं समझा सकेंगे कि हम जिंदा रहना चाहते हैं, वरना नहीं चाहते। नहीं एंटीगनी, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने हर पहलू पर कितनी अच्छी तरह से गौर कर लिया इसमिनी। सारी रात मेरे दिमाग में यही सब चलता रहा। एक पल को तो लगता था कि दिमाग फट जाएगा, लेकिन एंटीगनी तुमने भी तो ये सोचा होगा ना? हाँ, काफी से ज्यादा। मैं बहुत बुज़दिल हूँ एंटीगनी। बुज़दिल तो मैं भी हूँ, लेकिन इसका उस चीज से क्या ताल्लुक? लेकिन एंटीगनी, कि तुम नहीं चाहती कि तुम जिंदा रहो? क्या मैं नहीं चाहती कि मैं जिंदा रहूं? तो फिर कौन थी वो जो सुबह की खुली हवाओं में झूमकर सांस लेती थी? और कौन थी वो जो सबसे आखिरी में बिस्तर पर जाती थी, वो भी सिर्फ इसलिए कि थकान से चूर होके वो खुद ही बिस्तर पे गिर पड़ती थी? और कौन सी नन्ही बच्ची थी वो जो सिर्फ इसलिए रो पड़ती थी कि खेतों में इतने सारे छोटे छोटे जानवर हुआ करते थे जिन सबको वो छू नहीं सकती थी, जिन सबसे वो दोस्ती नहीं कर सकती थी? वो थी मैं प्यारी सी एंटीगनी। एंटीगनी, डोंट टच मी! मत छुओ मुझे! तुम कहती हो ना कि तुमने सब कुछ सोच लिया है, सब कुछ। चीखे मारता हुआ हुजूम, तकलीफ, मौत का खौफ। तो तुमने अपना इरादा पक्का कर लिया, यही ना? हाँ, ठीक। ना करने के 100 बहाने होते हैं इसमें। होश में आओ एंटीगनी। इस तरह के इरादे और ये मौत से मुकाबला करने की बातें मर्दों को ज़ेब देती हैं। तुम सिर्फ एक औरत हो। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं एक औरत हूँ, लेकिन औरत होना भी इतनी बड़ी लानत की बात है, ये मुझे मालूम नहीं था। एंटीगनी, तुम्हें इस दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं है। हाथ बढ़ाने भर की देर है। जल्दी हेमंत से तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम नौजवान हो, खूबसूरत हो। मैं खूबसूरत नहीं हूँ। मैं सच कहती हूँ एंटीगनी, जो कशिश तुम में है वो खूबसूरत से खूबसूरत औरत में भी नहीं। तुम्हें याद है ना, जब भी हम लोग रास्ते से गुजरते हैं तो किस तरह नन्हे नन्हे लड़के लड़कियां तुम्हारी ही तरफ देखते रहते हैं, और जानती हो उस वक्त तक देखते रहते हैं जब तक हम उनकी निगाह से ओझल नहीं हो जाते। नन्हे नन्हे लड़के और लड़कियां। अच्छा, ये बताओ तुमने हेमंत के बारे में क्या सोचा? मैं आज सुबह ही उससे मिलूंगी और जैसे भी होगा उसे संभाल लूंगी। अब तुम जाओ सुनी और जाकर थोड़ा आराम करो, क्योंकि सूरज काफी निकल चुका है और आज हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। हमारे भाई पॉलिनाइसिस के आसपास काफी पहरा है। ऐसा मालूम होता है कि जैसे जंग उसी ने जीती और अब अपने तख्त पर बैठा हुआ। तुम जाओ। तुम अब क्या करने वाली हो एंटीगनी? एंटीगनी, आओ आकर नाश्ता कर लो। लो, दाइमा ने मेरा नाश्ता भी तैयार कर दिया। तुम थोड़ा आराम करो। बेचारी इसमिनी। एंटीगनी, चलो बेटा, नाश्ता तैयार हो गया, अंदर चलकर नाश्ता कर। नहीं दाइमा। क्यों? मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ? बस यही कि तुम इस वक्त मेरे पास यहाँ बैठी रहो। हाँ दाइमा। हाँ, ऐसा मालूम होता है कि जैसे मैं नन्ही सी बच्ची बन गई हूँ। हाँ। और मेरी दाइमा मुझे हर बला से बचा हुआ है। दाइमा, तुम्हें याद है बचपन में मैं जब सोते सोते एकाएक चीख उठती थी तो तुम मुझे अपने इन्हीं बाजुओं में छुपाकर फिर से सुला दिया करती थी। दाइमा, आज मुझे फिर उन्हीं बाजुओं की ज़रूरत है जो मुझे हर बला, हर तकलीफ और खौफ से दूर रखे। क्या बात है एंटीगनी, तू आज इतना परेशान क्यों है बेटा? कुछ नहीं दाइमा, बस यही कि जिस रास्ते से मुझे गुजरना है उसके लिए अभी मैं बहुत छोटी हूँ। लेकिन सिवाय तुम्हारे और किसी को भी इस बारे में मालूम नहीं होना चाहिए। किस बारे में एंटीगनी? कोई खास बात नहीं है दाइमा। देखो ना, कितना अच्छा है ना कि तुम इस वक्त यहाँ मेरे साथ मौजूद हो, और तुम्हारा हाथ पकड़ने से मेरी कितनी हिम्मत बन जाती है। ओ मेरी अच्छी दाइमा, मेरी प्यारी एंटीगनी। दाइमा,
दाइमा, वो मेरे हिरन का बच्चा गजाल। उसको क्या हुआ? वादा करो दाइमा कि तुम उसे कभी भी बुरा भला नहीं कहोगी। उस हिरन के बच्चे को जो अपने कीचड़ भरे खुरों से तमाम महल की फर्श को गंदा करता रहता है। अरे उसे बुरा भला ना कहूँ तो क्या उसकी तारीफ करूँ? लेकिन फिर भी तुम आज मुझसे वादा करो। अच्छा, तो तू चाहती है कि वो तमाम महल गंदा करता रहे और मैं उसे कुछ भी ना कहूँ? हाँ ठीक है, आज तो तू जो चाहे मुझसे मनवा ले, बना ले मुझे जितना बेवकूफ बना सकती है। और वादा करो कि तुम उससे बातें भी किया करोगी। क्या मैं तेरे हिरन के बच्चे से बातें करूं? ना बाबा ना। ठीक वैसे ही जैसे मैं गजाल से बातें किया करती हूँ। अरे जब तू यहाँ मौजूद है तो मुझे क्या जरूरत पड़ी कि मैं उस हिरन के बच्चे से बातें करूं? लेकिन दाइमा, अगर किसी वजह से मैं उससे बात न कर सकी तो? और वो कौन सी वजह है? और दाइमा, अगर वो मेरे लिए बेताब होकर मुझे महल में यहाँ वहाँ ढूंढे, या फिर दरवाजे से लगकर खड़ा खड़ा वो बेचारा मेरा इंतजार करे, या फिर उसकी बड़ी बड़ी आंखें उदास होकर बहने लगे, तो दाइमा उस पर रहम खाकर उसे कोई ऐसी दवा दे देना जिससे कि वो हमेशा हमेशा के लिए सो जाए। एंटीगनी, ये क्या कह रही है बेटा? मुँह अंधेरे घर से बाहर निकल गई, अब ना कुछ खा रही है ना पी रही है, और तो और उस हिरन के बच्चे की जान लेने पर आमादा है। क्या बात है मेरी बच्ची, क्यों परेशान है? मुझे कुछ तो बता। नहीं दाइमा, बस यही कि हाँ। दाइमा वो देखो, हेमन आ गया। हेमन, हेलो। अब तुम जाओ दाइमा, पर भूल मत जाना गजाल के लिए जो वादा किया है। हाँ हाँ मुझे याद है, इतनी भी नहीं भूल जाती हूँ कि क्या वादा किया है मैंने। ये लड़की भी पागल समझती है। ओह हेमन, मैं कितनी बेवकूफ थी कि कल शाम में तुमसे लड़कर चली आई। प्लीज मुझे माफ कर दो। एक्चुअली सारी गलती मेरी थी, तो कहो ना, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? मैंने तो तुम्हें उसी वक्त माफ कर दिया था। तुमने दरवाजे से बाहर कदम निकाला ही था और अभी तुम्हारे सेंट की भीनी भीनी सी खुशबू मेरी सांसों में ही थी कि मैं तुम्हें माफ कर चुका था। वो सेंट तुमने चुराया था? किससे? इज़्मिनी से। और वो खूबसूरत कपड़े, वो गहने? इज़्मिनी से ही। और वो कौन खुशनसीब था जिसके लिए तुम इतना सजी थी? मैं तुम्हें सब बताऊंगी। ओह हेमन, मैं कितनी बेवकूफ थी कि कल की सारी शाम मैंने बर्बाद कर दी, सारी खूबसूरत शाम। अरे अभी तो बहुत सी शामें आएंगी। शायद अब नहीं। पगली, मोहब्बत में तो रूठना जरूरी होता है। अगर तुम रूठोगी नहीं तो मैं तुम्हें मनाऊंगा कैसे? मैं सचमुच पागल हूँ, है ना हेमन? पागल तो मैं हूं। आओ यहाँ हेमन, बैठो। हाँ मेरी एक बात मानोगे? हाँ। पर पहले वादा करो कि तुम मुझ पर हंसोगे नहीं, कम से कम आज की सुबह तो नहीं। ठीक है। और ये भी कि जब तक मैं अपनी बात पूरी न कर लूँ तो मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे? ठीक है, वादा करता हूँ। तुम्हें याद है मैंने तुमसे वादा किया था कि शादी के बाद एक बेटा तुम्हें तोहफे में दूंगी। हाँ और उसे दुनिया भर की बलाओं से बचा कर रखूंगी। हाँ, मैं वो सब बातें जानता हूँ। अच्छा, तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी बीवी साबित हो पाऊंगी? हाँ, सारी दुनिया से अच्छी। पर उस रात जब तुमने मुझसे शादी का वादा किया था, तुमने कोई धोखा तो नहीं खाया था ना? किस रात एंटीगनी? जश्न की उस रात, जब तमाम महल रोशनी से जगमगा रहा था, सभी लोग जश्न मना रहे थे, पर मैं अकेली चुपचाप एक कोने में बैठी थी। तुम मेरे पास आए, मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। तुम्हें यकीन है ना कि तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई? गलती? तुम्हें यकीन है ना कि तुम्हें वहाँ मेरी ही तलाश थी, किसी और लड़की की नहीं? क्या तुम्हारे दिल में भूले से भी कहीं ये ख्याल तो नहीं आया कि तुमने मेरी बजाय मेरी बहन इज़्मिनी की शादी के लिए प्रपोज क्यों नहीं किया? पागल मत बनो एंटीगनी, तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हारे सिवाय और किसी से प्यार नहीं करता। इज़्मिनी जवान है, खूबसूरत है, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत। वो खिले हुए फूल की तरह हमेशा मुस्कुराती रहती है, वो जिधर से गुजर जाती है लोग बस उसी को देखते रह जाते हैं। देखो एंटीगनी, तुम ओह हेमन, तुमसे इस किस्म की बातें करते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही है। हाँ, ये सच है कि तुम्हारी बीवी बनकर मैं अपने आप पर फक्र करती। मैं तुम्हें खुश रखने के लिए मैं कोई कसर नहीं उठाए रखती। मैं ये भी जानता हूँ एंटीगनी। मुझे तुमसे दो बातें और कहनी, पर वादा करो हेमन, जब मैं वो बातें पूरी कर लूँ तो बगैर कोई सवाल किए चुपचाप यहाँ से चले जाओगे, चाहे इन बातों से तुम्हें कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो। कसम खाओ
ऐसा ही करोगे? लेकिन ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो? पहले तुम कसम खाओ कि बगैर कोई सवाल के चुपचाप यहाँ से चले जाओगे। हेमन, तुम सुन रहे हो ना? प्लीज अपनी इस पगली एंटीगनी की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। देखो इसके बाद मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगी। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं कसम खा लेता हूँ, पर मुझे सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है। ओह हेमन, देखो मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनो। पहली बात तो ये कि कल शाम मैं यस्मिनी के खूबसूरत कपड़े और जेवर इसलिए पहने थे ताकि तुम्हें इम्प्रेस कर तुमसे जो चाहे मांग सकूं। ये बात थी और तुम मुझे देख के हंस पड़े, इसलिए मैं लड़के तुमसे चली आई। असल में कल रात में मैं तुम्हें पाना चाहती थी एक बीवी के रूप में, पर इससे पहले कि एंटीगनी, देखो तुमने मेरी कसम खाई, तुमने प्रॉमिस किया है कि मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे। मैं बताती हूँ ना कि मैं कल तुम्हारी बीवी क्यों बनना चाहती थी। वो इसलिए है क्योंकि मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर सकती, कभी नहीं। अब तुम जाओ, कल तक तुम सब कुछ समझ जाओगे। कल तक क्यों, आज दोपहर तक सब कुछ जान जाओगे। एमेन, फॉर गॉड सेक प्लीज यहाँ से चले जाओ। अगर वाकई तुम एंटीगनी से मोहब्बत करते हो। ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, तुम्हारे कहने पे। अपना ख्याल रखना एंटीगनी, अपना ख्याल रखना। हेमन के लिए तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। एंटीगनी, क्या सोए नहीं अभी तक? नहीं एंटीगनी, मुझे नींद नहीं आ रही है। मेरा दिल दहशत से कांप रहा है। हालांकि दिन निकल आया है, फिर भी मुझे यही डर लगा हुआ है कहीं तुम जाकर पॉलिनाइसिस को दफनाने की कोशिश न करने लगो। तुम बहुत देर से आए हो इसमें। आज सुबह जब हम पहली बार मिले थे, मैं उसी वक्त भाई की लाश दफना कर लौटी थी। एंटीगनी! सुल्तान, लाश के पहरेदारों में से एक आपसे मिलना चाहता है। मुझसे मिलना चाहता है? पर क्यों? बुलाओ उसको। सुल्तान। तखलिया। सुल्तान, खास पहरेदार जोनस। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है सुल्तान। जो ही ये किस्सा हुआ, हम लोगों ने फैसला किया कि फौरन ही आकर आपको ये खबर कर देनी चाहिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई और आकर आपको ये खबर सुना दे। सवाल ये था सुल्तान कि कौन आपको ये खबर सुनाएगा। मेरा मतलब है, हम 3 आदमी लाश पर पहरा दे रहे थे। ये फैसला हुआ कि कोई एक जना जाकर आपको ये खबर सुनाए, लेकिन कौन ये खबर सुनाएगा ये किसी की समझ में नहीं आ रहा था। आखिर में पर्चियां डाली गई और उसमें मेरा नाम निकल आया। क्या हुआ लाश को? हुजूर, मैं 22 साल से नौकरी कर रहा हूँ, 2 बार जख्मी भी हो चुका हूँ, 3 मरतबा मेरा नाम बहादुरी की फहरिस्त में आ चुका है। मेरा रिकॉर्ड बेदाग है। मैं अपने काम को अच्छी तरह जानता हूँ और अपना फर्ज समझता हूँ। अब बटालियन के किसी भी अफसर से पूछ लीजिए, वो यही कहेगा। जोनस को हुक्म दो और वो फौरन पूरा हो जाएगा।
लेकिन बात क्या है? तुम इस तरह कांप क्यों रहे हो? हुजूर, मेरे काम से खुश होकर मेरे अफसरों ने मेरी सिफारिश भी की है। बहुत ही जल्द मेरा प्रमोशन भी होने वाला है। और बकवास बंद करो। सबसे पहले ये बताओ कि तुम यहां आए क्यों हो। अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो मैं तुम सबके टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा। कोई नहीं कह सकता हुजूर कि हमारी आंखें लाश पर जमी हुई नहीं थीं। हमारा पहरा रात का था और आप तो जानते ही हैं सुल्तान कि 2 बजे के करीब रात तकरीबन खत्म हो रही होती है। आंखें नींद से बोझिल होती हैं, गर्दन जैसे सुन्न हो जाती है, हर तरफ परछाइयां दिखाई देने लगती हैं। कल रात भी ठंड की वजह से चारों तरफ धुंध छाई हुई थी। खून को जमा कर रख देने वाली सर्द हवाओं की वजह से लोग घरों में दुबके पड़े थे। फिर भी हम लोग मुस्तैदी के साथ जमे रहे। मेरी आंखें रात भर लाश पर जमी रहीं। जो कुछ हुआ उसे सबसे पहले मैंने ही देखा। आप चाहें तो किसी से भी पूछ लीजिए, सब यही कहेंगे कि जो सबसे पहले चीखा वो मैं ही था। लेकिन क्यों? ऐसी क्या बात हो गई वहां? हुजूर, वो लाश, कोई आकर वहां उस लाश को दफना गया। क्या? लेकिन पूरी तरह से नहीं। हम लोगों की वजह से उसे इतना वक्त ही नहीं मिल सका कि पूरी तरह से दफन कर सके। सिर्फ इतनी मिट्टी डाल गया था कि लाश चील कौओं से बची रहे। मैं उसके टुकड़े? तुम्हें पूरी तरह से यकीन है यह हरकत किसी जंगली जानवर की तो नहीं? पहले हमें भी यही शक हुआ था सुल्तान, लेकिन जब पास जाकर देखा तो मिट्टी बिल्कुल उसी तरह डाली गई थी जैसे कि दफन करते वक्त डाली जाती है। जिसने भी यह किया वो अपने काम को अच्छी तरह जानता था। किसकी इतनी जरूरत हुई? कोई निशानी पकड़ी गई जिसे मालूम हो सके ये हरकत किसकी है? कुछ भी नहीं सुल्तान। हो सकता है हमने कदमों की आहट सुनी, लेकिन यकीन के साथ नहीं कह सकता। हम लोग उसी वक्त तलाश में निकल गए। हाँ, बस एक छोटा सा बेलचा मिला है, वो भी जंग खाया हुआ, जिसे हम लोगों ने संभाल के रख लिया है ताकि वक्त आने पर आपके सामने पेश किया जा सके। सुल्तान, मालूम होता है ये काम किसी बच्चे का है। बच्चे का? मैंने बागियों की कमर तोड़ दी, लेकिन वो सांप की तरह फिर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलेनेसिस के दोस्त, बागियों के सरदार आज फिर अपना सर उठा रहे हैं। एक बच्चा, मैं समझ सकता हूं कि वो क्या होगा। एक मासूम को वर्गलाना कोई नई बात नहीं है। लालच तो और जो चाहे वो करवा लो। 12-13 बरस का बच्चा क्या जाने की मौत क्या होती। जरूर कुछ लोग इनसे मिले। कौन कौन इस खबर से वाकिफ है? जी, सिर्फ हम 3 आदमी। पर्ची मेरे नाम की निकली थी, इसलिए मैं चला आया। ठीक है, तुम अब अपने होशो हवास ठीक रखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम पहरे पर बराबर कायम रहोगे और जब दूसरे पहरेदार आए तो तुम उन्हें वापस भेज दोगे। और ये कि यहां से जाते ही लाश पर से मिट्टी हटा दी जाए, समझे? सुल्तान, और अगर फिर किसी ने लाश को दफन करने की कोशिश की तो उस शख्स को गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश किया जाए। और इस बारे में तुम अपनी जुबान बंद रखोगे। तुम लोगों ने अपने फर्ज से कोताही की है, इसकी सजा मिलेगी। लेकिन अगर कहीं ये बात शहर से बाहर चली गई कि लाश दफन कर दी गई तो मैं तुम सबके टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा। हमने ये बात अभी तक किसी से भी नहीं कही है हुजूर। मैं कसम खा सकता हूँ। और फिर मैं तो अभी यहाँ हूँ। अब अगर मेरी गैर हाजिरी में उन लोगों ने ये बात किसी से कह दी हो तो उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। मैं एक वक्त में 2 जगह तो नहीं हो सकता, यहाँ भी और वहाँ भी। सुल्तान, मेरे 2 बच्चे हैं। यकीन जानिए मैंने ये बात अभी तक किसी से भी नहीं बकवास बंद करो। अगर ये बात शहर से बाहर नहीं गई तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। अब तुम जा सकते हो। सुल्तान, एक बच्चा, एक मासूम का खून, हुकूमत का रास्ता
हमेशा खून से सींचा गया है और अब भी वही होगा। बारूदी सुरंगें हर तरफ बिछ चुकी है। एक चिंगारी और हर जिंदा चीज मुर्दा खाक के ढेर में तब्दील हो जाएगी। यही हमारी ट्रेजेडी, और ये ट्रेजेडी हर बार एक नए रंग में आती रही। यहां भी मौत, बगावत और गम अपने कदम बढ़ा चुके हैं, जिनके आगोश में हजारों तूफान और आंसू मचल रहे हैं। आइए देखते हैं कि ये ट्रेजेडी इस बार कौन सा मुखौटा लगाकर सामने आती है। एंटीगनी गिरफ्तार कर ली गई। चारों तरफ गहरी खामोशी छाई हुई है, मौत की गहरी खामोशी। जिंदगी में पहली मर्तबा एंटीगनी अपने असली रूप में जाहिर हुई। भागने की कोशिश करना बेकार है। सुल्तान को खबर दी जा चुकी है और अब वो आते ही होंगे। उसके बाद तुम्हारे जो जी मैं उनसे कहना। मैंने तो बस अपने हुक्म की तामीर की और तुम्हारी बकवास सुनने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। देखते रहना, कहीं भागने ना पाए। ये मुझे तकलीफ दे रहे हैं। इनसे कहो कि अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखें। गंदे हाथ? अगर कुछ कर नहीं सकती तो कम से कम नरमी से बात तो कर सकती हो। मुझे देखो, कितना नर्म। इनसे कहो कि मुझे छोड़ दे। मैं वादा करती हूँ कि मैं भागूंगी नहीं। मैं सुल्तान एडिपस की बेटी हूँ और मेरा नाम एंटीगनी है। सुल्तान एडिपस की बेटी? बहुत अच्छे। थोड़ी देर बाद कहोगी मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं खुद यहाँ की सुल्तान हूँ। मैं मरने से नहीं डरती, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये लोग अपने गंदे हाथों से मुझे छुएं। और उस वक्त जब तुम उस सड़ती हुई लाश को अपने हाथों से मिट्टी से ढक रही थी, उस वक्त गंदगी का एहसास नहीं हुआ था? जरा अपने हाथों की तरफ तो देखो। लगता है तुम्हारा वो छोटा सा बेलचा कहीं खो गया था, जो तुमने दूसरी मर्तबा अपने हाथों से ही मिट्टी खोद खोद कर लाश को ढकना शुरू कर दिया, वो भी दिन दहाड़े। क्यों दोस्तों, क्या ख्याल है? इस बात से खुश होकर अगर सुल्तान ने हमें कुछ इनाम दिया तो मजेदार दावत की जाए और अपने तमाम दोस्तों को बुलाया जाए। क्यों? मुझे तो उम्मीद नहीं कि इनाम मिलेगा। और फर्ज करो कि अगर रुपया मिला भी तो दावत कहाँ करोगे? अगर अपनी बीवियों को पता चल गया तो आफत आ जाएगी और सारे पैसे छिन जाएंगे। सो अलग यार, ये बीवियां भी मर्दों के लिए लानत होती हैं। जितना कमा के रखो सब उन्हें ही दे दो और सारा महीना भीख मांगते फिरो। और जब हमें इनाम मिलेगा, हर आदमी को पता चल ही जाएगा कि हमें इनाम मिला है। हम कुछ भी कर लें, ये बात तो बीवियों से छुपी नहीं रहेगी। खैर, जब मिलेगा तब देखा जाएगा। अभी तो सिर्फ इस बात की खुशी है कि अपनी खाल बच गई। अगर आप लोग को एतराज ना हो तो मैं बैठना चाहती हूँ। अच्छी बात है, बैठ जाओ। छोड़ दो इसे, लेकिन ध्यान रहे कहीं भागने ना पाए। जोनस, सुल्तान तशरीफ ला रहे हैं। अच्छी बात है। किस बारे में तुम अपनी जुबान बंद रखोगे? हमने ये बात अभी तक किसी से भी नहीं कही है हुजूर। हम लोगों ने इसे गिरफ्तार किया और आपके हुक्म के मुताबिक मुजरिम को यहाँ ले आए। तुम्हें इन लोगों ने कहां से गिरफ्तार किया? बिल्कुल लाश के पास से हुजूर। तुम अपने भाई की लाश के पास क्या कर रही थी, जबकि तुम्हें मेरा हुक्म मालूम था? हुजूर, ये अपने हाथों से मिट्टी खोद खोद कर लाश को दोबारा ढकने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें एहसास है कि तुम ये क्या कह रहे? हुजूर, आप इनसे पूछ सकते हैं। मैं जब आपके पास से वापस गया तो सबसे पहला काम जो हम लोगों ने किया वो ये था कि लाश पर से तमाम मिट्टी हटा दी। सूरज काफी चढ़ चुका था और लाश में से बदबू फैलना शुरू हो गई थी।
हम लोग लाश को सरकाकर हवा के रुख पर ले गए। बदबू के मारे मेरा दिमाग सड़ा जा रहा था। मैं सिगरेट जलाने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि देखता हूं ये पागलों की तरह अपने हाथों से मिट्टी खोद खोद कर लाश को दोबारा रखने की कोशिश कर रही है। मैं फौरन इसकी तरफ भागा, मगर इसकी हिम्मत तो देखिए। मुझे अपनी तरफ आता देखकर भागना तो दूर, ये और भी तेजी के साथ मिट्टी खोदने लगी। और जब मैंने इसे गिरफ्तार किया तो भूखी शेरनी की तरह मुझ पर टूट पड़ी और साथ ही साथ चिल्लाती भी जा रही थी कि मुझे अपने भाई की लाश को दफन कर लेने दो, बस थोड़ी सी मिट्टी डालनी बाकी है और न जाने क्या क्या। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। और कल रात जब पहली मर्तबा लाश को दफन करने की कोशिश की गई, वो हरकत भी तुम्हारी ही थी? हाँ, और वो छोटा सा बेलचा जिससे मैंने पॉलिनाइसिस को दफन किया, वो भी उसी का था। बचपन में हम दोनों समुद्र के किनारे उसे खेला करते थे। उसके हैंडल पर उसने अपना नाम खोद रखा था, इसलिए मैं वो बेलचा उसके पास छोड़ी आई। मगर इन लोगों ने उसे वहां से उठा लिया, इसलिए दूसरी मर्तबा मुझे अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ा। तुम लोग महल के दूसरे कमरे में हमारे हुक्म का इंतजार करो, जरूरत पड़ने पे तुम्हें बुलाया जाएगा। तखलिया। सुल्तान। तुमने इस बारे में किसी को कुछ बताया तो नहीं? नहीं। रास्ते में कोई मिला तो नहीं, आते या जाते वक्त? नहीं, कोई नहीं। ठीक, अब तुम अपने कमरे में जाओ और जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाओ। कोई तुमसे कुछ पूछे तो तुम यही कहो कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं और तुम 2-3 दिन से महल से बाहर नहीं निकली हो। तुम्हारी दाई माँ भी यही कहेगी। इन पहरेदारों की फिक्र तुम मुझ पर छोड़ दो, इनकी जुबान मैं बंद कर दूंगा। आप फिजूल ही मेरे लिए इतनी फिक्र कर रहे हैं, क्योंकि छुट्टे ही मैं फिर वहीं पहुंच जाऊंगी। तुमने अपने भाई की लाश को दफन करने की कोशिश क्यों की? क्योंकि वो मेरा भाई था, ये हमारा फर्ज था। लेकिन हमने इसकी मनाही की थी। मैं आपसे कह चुकी हूँ, ये हमारा फर्ज था। जो लोग दफन नहीं हो पाते, उनकी रूहें सदियों तक भटकती रहती, उन्हें आराम नहीं मिल पाता। पॉलिनाइसिस अगर आज जिंदा होता और शाम को शिकार से थक के घर वापस आता, तो मैं झुक के उसके जूतों के फीते खोलती, उसके खाने पीने का इंतजाम करती, उसका बिस्तर तैयार करवाती। पॉलिनाइसिस शिकार से लौट आया है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके लिए उस घर का दरवाज़ा खोल दूँ जिसमें मेरे माँ बाप बैठे उसका इंतज़ार कर रहे हैं। पॉलिनाइसिस बहुत थक चुका है, उसे अब आराम चाहिए। हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं एंटीगनी, ये पॉलिनाइसिस एक गद्दार और बागी था। वो मेरा भाई था। पूरे थिब्स में ऐलान करवा दिया गया था। तुम शाही फरमान से वाकिफ थी, बच्चा बच्चा जानता था। जानती। तुम इसकी सजा जानती? जी हाँ, जानती। तुम शायद इस गलत फहमी में हो कि तुम सुल्तान इडिपस की बेटी हो, इसलिए तुम पर शाही फरमान लागू नहीं होता। बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसी कोई गलत फहमी नहीं। अगर तुम इस गलत फहमी में हो तो सरासर गलती पर हो, क्योंकि जो लोग कानून बनाते हैं सबसे पहले उन्हें खुद उसका पाबंद होना पड़ता है। तुम एक शहंशाह की औलाद हो और उस खानदान की बेटी हो जो कानून का सरचश्मा है। मैं अगर किसी भिखारी की औलाद भी होती, तब भी ऐसे जालिम कानून की परवाह किए बगैर वहां अपने भाई को दफनाने जरूर जाती। क्या पागलों जैसी बातें कर रही? एक मामूली आदमी के लिए कानून को तोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं। लेकिन तुम ये समझती हो कि तुम शाही खानदान से हो, इसलिए हम तुम्हें सजाए मौत नहीं देंगे। गलत समझा आपने मुझे। मैं हर पल जानती थी कि इस कानून को तोड़ के मैंने अपनी मौत का सामान तैयार किया है। वही बाप का गुरूर, वही जिद, हूबहू वही तस्वीर। तो तुम्हें मालूम था कि तुम मौत की सजा पाओगी और तुम उसके लिए तैयार होकर आई थी। इडिपस, एंटीगनी, कोई ज्यादा फर्क नहीं। उसके लिए भी दुनिया की तमाम खुशियां कोई मायने नहीं रखती थी। जब ज्यादा न देख सका तो अपनी आंखें ही फोड़ ली। दुखियारों की चीख पुकार ही उसकी प्यास बुझा सकती थी। पर कान खोल कर सुन लो एंटीगनी, वो जमाना गुजर चुका। आज इस मुल्क पर मेरी हुकूमत है
और मैं फैसला कर चुका हूं कि जब तक यहां पर अमन व अमान नहीं कायम कर लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ये बादशाहत मैंने अपनी मर्जी से नहीं ली, लेकिन अब जबकि मैं इसे ले चुका हूं मैं इसे छोड़ना भी नहीं चाहता। और जब तक मेरे दम में दम है मैं इसे कायम रखने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा और हर उस चीज को कुचल कर फेंक दूंगा जो मेरे रास्ते में रोड़ा अटकाने की कोशिश करेगी। तुम्हें मौत की सजा दूं? नहीं, तुम्हारे लिए तो मैंने कुछ और ही सोचा है। तुम हमारे बेटे हेमंत से शादी करो। मैं चाहता हूं कि तुम जरा और तब्दील हो जाओ ताकि उसे एक सेहतमंद बेटा दे सको। यकीन मानो एंटीगनी, आज इस मुल्क को तुम्हारी मौत से ज्यादा उस बेटे की जरूरत है। अब तुम अपने कमरे में जाओ और जैसा तुमसे कहा गया है वैसा ही करो। किसी से कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। इन पहरेदारों की फिक्र तुम मुझ पे छोड़ दो, इनकी जुबान मैं बंद कर दूं। ये घूर घूर कर जलती हुई आंखों से मुझे मत देखो। मैं जानता हूं कि तुम मुझे वैशी और जालिम समझ रही हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारी इसी जिद्दी तबीयत के बावजूद मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है। ये मत भूलो एंटीगनी कि तुम्हें जो सबसे पहली गुड़िया मिली थी वो मैंने ही तुम्हें ला कर दी थी। कि तुम कहाँ जा रही? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। कि तुम किस किस्म का खेल खेल रही है? मैं कोई खेल नहीं खेल रही आपके साथ। एंटीगनी, क्या तुम्हें एहसास है कि इन पहरेदारों के सिवाय अगर ये बात किसी और के कान में पहुंच गई कि तुमने क्या करने की कोशिश की थी, तुम्हें बचा पाना मेरे लिए नामुमकिन हो जाए। मैं तुम्हें अब भी बचा सकता हूं, बशर्त है ये बात तुम अपने तक महदूद रखो और ये पागलपन के ख्यालात छोड़ दो। 5 मिनट और उसके बाद दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकती। तुम समझ रही हो ना? उन पहरेदारों ने उसे फिर खोल दिया। मुझे उसे जाकर दफनाना जरूरी है। इससे तुम्हें क्या हासिल होगा? दूसरे पहरेदार उस लाश पर पहरा दे रहे हैं। अगर तुमने मिट्टी डाल दी तो उसे फिर हटा दे। जानती हूँ, लेकिन अगर कुछ ज्यादा नहीं तो कम से कम अपने भाई के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। एंटीगनी, तुम क्यों अपनी जान के पीछे पड़ी हो? किस लिए? किसके लिए? उन गद्दारों के लिए जो तुम्हारी कुर्बानी देखकर बगावत पे उतर आए? बलवे हो, खून खराबा हो? नहीं। तो फिर वो कौन है जिसके लिए तुम ये कुर्बानी देना चाहती हो? किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। शायद तुम्हें मरने का शौक है। जाल में फंसे हुए किसी जानवर की तरह मालूम हो रही हो। मेरे लिए अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं। वही करें जो मैं कर रही हूँ, अपना फर्ज, अपना काम। अगर आप में जरा सी भी इंसानियत है ना तो देर मत कीजिए, क्योंकि ज्यादा देर तक शायद मैं बर्दाश्त ना कर सकूं। एंटीगनी, मैं तुम्हें बचाना चाहता। आप यहाँ के सुल्तान हैं, इतने बड़े ताकतवर सुल्तान, लेकिन अब आप भी हमें नहीं बचा सकते। नहीं। हाँ, आप ना ही अब हमें बचा सकते हैं और ना ही अब हमें रोक सकते हैं। मगरूर एंटीगनी, नन्ही एडिपस, आप हमें सिर्फ मौत की सजा सुना सकते हैं। मैं तुम्हें और भी कड़ी से कड़ी सजाएं दे सकता हूँ। वो किस लिए? ताकि आप मुझे रोता हुआ देखें, ताकि मैं आपके सामने रहम की भीख मांगूं और ताकि मैं कसम खाऊं कि दोबारा ऐसा काम कभी नहीं करूंगी। छुट्टे ही मैं फिर वहीं पहुंच जाऊंगी। तुम सीधी तरह से काबू में नहीं आओगी। मैं तुम्हें जितना समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम उतना ही सर पर चढ़ती जा रही हो। अगर आज मेरी जगह यहां कोई और होता तो तुम्हारी जुबान खींचकर तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके किसी गंदी नाली में फेंक चुका होता। एक मैं जो तुम्हारी हर बात बर्दाश्त किए जा रहा हूं और एक तुम हो जो मुस्तकिल मुझसे बहस किए जा रही हो। और फिर तुम चाहती क्या हो? छोड़ दीजिए मुझे। हरगिज नहीं छोड़ूंगा। मुझे शुरू से ही तुम्हारा यही इलाज करना चाहिए। बेवकूफ था मैं जो तुमसे झकझक करता रहा। हम तुम्हारे मामू जरूर हैं, लेकिन हमारे खानदान में मोहब्बत की कुछ कमी रही है। तुम खुश थे कि तुमने सुल्तान के मुंह पर तमाचा मारा, उस सुल्तान के मुंह पर जिसके सामने दुनिया की ताकतें अपना सर झुकाती।
अब भी इतना नर्म दिल है कि तुम्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर अब आप मेरी गर्दन बेकार में मरोड़ रहे हैं। वो अब सुन हो चुकी, मुझे कोई दर्द महसूस नहीं होता। तुम्हें अब भी बचा सकता हूं। खुदा जानता है कि मुझे और भी हजारों काम करने हैं, बावजूद इसके मैं तुम पर अपना वक्त जाया कर रहा हूं। बगावत को दबाना कोई बच्चों का खेल नहीं। सियासत को मैं तुम्हारी मौत का सबब नहीं बनने देना चाहता, हालांकि ये सब सियासत है। ये पॉलिनेशियस का मनुष्य साया, ये सड़ती हुई लाश, ये तुम्हारा उसके लिए बेतहाशा रोना धोना जिसे तुम बहादुरी समझ रही हो, ये सब सियासत के सिवा और कुछ नहीं। तुम शायद ये समझती हो कि मुझे ये देखकर खुशी होती है कि वो गोश्त जो धूप में पड़ा हुआ सड़ रहा है, शाम की हवा जब अपना रुख बदलती है तो उसकी सड़ान से सारा महल भर्रा उठता है। मैं जानता हूं ये पागलपन है, लेकिन इस वाकये से इस शहर के नकारा लोग वो सबक सीखेंगे जो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आप इंसानियत से गिर चुके हैं। मानता, लेकिन मैं मजबूर हूं। मैं जिस काम को भी अपने जिम्मे लेता हूं उसे पूरा करना अपना फर्ज समझता हूं। तो आपने ये काम अपने हाथ में लिया ही क्यों? किसे पता था एक सुबह जब आंख खुली तो अपने आप को यहां का सुल्तान बना हुआ पाया। खुदा जानता है इस जिंदगी में हुकूमत के मुकाबले मुझे कई और चीजें ज्यादा प्यारी थी। तो आपने इनकार कर दिया होगा। ठीक है, मुझे इनकार कर देना चाहिए था, लेकिन फिर ये सोचकर रुक गया कि लोग क्या कहेंगे कि मैं बुज़दिल हूं। वक्त पड़ने पर पीछे हट गया। तो अब आप इसे भुगतने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि मैंने किसी चीज के लिए हाँ नहीं कहा। मैं जिस चीज के लिए चाहूँ इनकार कर सकती थी। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन आप हाँ कर चुके। और अपने ताज, अपनी ताकत और अपने पहरेदारों के होते हुए भी आप मुझे सिर्फ मौत की सजा सुना सकते हैं। तो बुलाइए अपने पहरेदारों को। तुम सुनो तो कुछ नहीं सुनना है मुझे। आपको मुझसे डर लग रहा है ना? कितना ही अच्छा होता अगर नन्ही एंटिगनी, भोली एंटिगनी महल के बीच मुंह सीकर बैठी रहती, लेकिन ऐसा नहीं। तो सुनिए मामू जी, मैं आज आप ही के अल्फाज आपको वापस करती हूँ। अगर आप एक जालिम सुल्तान बनना चाहे तो भी नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी आज आपको एंटिगनी को सजाए मौत सुनानी ही पड़ेगी, क्योंकि आप खुद मजबूर हैं और यही खौफ आपको खाए जा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं खौफजदा हूं। अब तो तुम्हें इत्मीनान हुआ कि मैं डरता हूं, लेकिन अगर तुमने मुझे ज्यादा मजबूर करने की कोशिश की तो मुझे तुम्हें सजाए मौत सुनानी ही होगी, जो मैं नहीं चाहता। यकीन मानो एंटिगनी, मेरा बेटा तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। मैं तुम्हें मारकर और ज्यादा नहीं भुगतना चाहता। मैं पहले ही काफी से ज्यादा कीमत अदा कर चुका हूं। तुम समझ रही हो ना? मैं यहाँ समझने नहीं आई, ये काम सिर्फ आपका है। मैं यहाँ सिर्फ नहीं कहने आई। नहीं और फिर कहना, मौत नहीं कहना बहुत आसान है। हमेशा नहीं। नहीं कहना बहुत आसान है। हाँ कहने से दुनिया की तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मरना आसान है, जीना मुश्किल। मरने वाले को सिर्फ मौत का इंतजार करना होता है। इंतजार और मौत किसे गुमान था? एक जरा सी बात के लिए तुम ये सब कुछ कर गुजरोगे? जरा सी बात? हाँ, जरा सी बात, बेमानी और बेहकीकत। ठीक है तो सुनो, और कान खोल कर सुनो एंटिगनी। मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा, मैं तुम्हें मौत की सजा दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूं कि तुम जिसके लिए ये जान दे रही हो वो इस काबिल है भी या नहीं। मैं तुम्हें वो नापाक किस्सा सुनाऊंगा जिसके लिए तुम अपने खून का एक एक कतरा बहा देना चाहती हो। किस्सा? कौन सा किस्सा? तुम्हारे भाइयों का किस्सा, हेरक्लियस और पॉलिनेशियस का किस्सा। तुम शायद ये समझती हो कि तुम उनकी हकीकत से वाकिफ हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानती। सिर्फ मैं जानता हूं। मेरे भाई जैसे भी थे, पर मैं जानती हूँ कि आप उनके बारे में बुरी ही बात कहेंगे। तुम्हारा ये भाई पॉलिनेशियस
जलील, कमीना और घटिया आदमी था। इंसानियत से गिरा हुआ एक ऐसा वहशी जिसे सिर्फ इतना मालूम था कि दौलत कैसे बर्बाद की जाती। मुझे आज भी वो दिन याद है जब पॉलिनेसिस जुए में अपना तमाम रुपया हार कर महल वापस लौटा। मैं उस वक्त वही मौजूद था। उसने अपने बाप से कर्ज चुकाने के लिए रुपए मांगे और जब बाप ने रुपए देने से इनकार कर दिया तो उसने उन पर हाथ उठाया और एक जलील गाली दी। नहीं, ये झूठ है। ये सच है, ये सच है। एडिपस ने वही अपनी कमजोरी का सबूत दिया। अब पॉलिनेसिस को गिरफ्तार करने के बजाय उसे दूसरे शहर भेज दिया। पॉलिनेसिस के बाहर जाते ही तुम्हारे बाप की जिंदगी पर, उस बूढ़े बाप की जिंदगी पर कातिलाना हमले शुरू हो गए, जो ना तो मरना चाहता था और ना ये तख्त छोड़ना चाहता था। एक के बाद एक जितने भी कातिल पकड़े गए उन सब ने यह कबूल किया कि उन्हें पैसों का लालच देकर इस कत्ल के लिए भेजा गया था। और पैसों का लालच देने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा जलील भाई पॉलिनेसिस था। नहीं, नहीं मामू जान। और ये तुम्हारा दूसरा भाई है टिप्लीस, ये भी पॉलिनेसिस की तरह जलील, कमीना और गद्दार था। इसने भी अपने बाप को कत्ल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं उठा रखी थी। सच्चाई ये है कि दोनों ही अपने मुल्क को बेचना चाहते थे और एक दूसरे को भी, और आखिरकार एक दूसरे के हाथों चोर लुटेरों की तरह मारे गए। घोड़ों की टापों से उनकी लाशें इस कदर बदशक्ल हो गई थी कि पहचान में नहीं आ रही थी। जो लाश जरा बेहतर हालत में थी उसे कौमी एजाज के साथ दफन कर दिया गया और दूसरी को वहीं सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन आप मुझे सब कुछ क्यों बताना चाहते हैं? क्या ये मुनासिब होता कि ये सब कुछ जानने बगैर तुम अपनी जान दे देती? हो सकता है, क्योंकि जो कुछ भी मैं करने जा रही हूँ उस पर मेरा पूरा अकीदा है। वो सारी बातें बेकार हैं एंटीगनी। एक पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने और जिंदगी एक खजाना है जी, और तुम अभी भी उसे फेंके दे रही थी। यकीन मानो मैं तुम्हारे जज्बातों को समझता हूं। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं भी वही करता जो तुम करने जा रही हो। लेकिन असल में जिंदगी वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। जिंदगी उस बच्चे की तरह है जो तुम्हारे आसपास ही कहीं खेल रहा है, जिसे तुम मजबूती से अपने बाजुओं में समेट कर अपने दिल के करीब रखती हो। जिंदगी असल में कुछ नहीं सिवाय उस खुशी के जो तुम्हें उससे मिलती है। खुशी? हाँ, खुशी। कोई ऐसा बड़ा लफ्ज भी नहीं है ना। आप मेरे लिए किस तरह की खुशी देख रहे हैं? उस खुश एंटीगनी की शक्ल कैसी होगी? किन किन छोटे छोटे गुनाहों को करने के बाद मैं जिंदगी से वो सब खुशियां हासिल कर सकूंगी? बताइए मुझे मामू जान, किस किस से मुझे झूठ बोलना पड़ेगा? किस किस के लिए मुझे अपने आप को भेज देना पड़ेगा? एंटीगनी। कौन है वो जिसे मरता हुआ देखकर भी मुझे अपना मुंह फेर लेना पड़ेगा? होश में आओ एंटीगनी। भी तो होश में आई हूं मामू जान। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि जिंदगी से खुशियां हासिल करने के लिए मुझे ऐसा क्या करना होगा? देखो तुम हेमंत से मोहब्बत करती हाँ, मैं हेमंत से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन उस हेमंत से जो मेरी ही तरह जिद्दी, खुददार और आज़ाद तबीयत का है, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन अगर हेमंत की वो तमाम खूबियाँ जिंदगी और खुशी के सैलाब में कहीं धुंधली पड़ जाएं, तो मैं हरगिज़ उससे मोहब्बत नहीं करती। तुम खुद नहीं जानती एंटीगनी कि तुम ये सब कुछ क्या कह रही हो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ, सिर्फ आप नहीं समझ पा रहे, क्योंकि इस वक्त आप मुझसे काफी फासले पर, और मैं उस सुल्तान से बात कर रही हूँ जिसके लिए दुनिया की हर खुशी उसकी सियासत से जुड़ी हुई है। मैं तुम्हारी ऐसी खुशी पर थूकती हूँ, चिल्लाओ, लानत भेजती हूँ उस किस्म की जिंदगी पर जिसमें कैद होकर इंसान हर उस चीज के लिए तरसता है जो उसने जिंदगी में कभी चाही थी। ठुकराती हूँ उस सियासत की जमीन पे पैदा होने वाली तुम्हारी सौ कौड़ जिंदगी पर। चिल्लाओ और चिल्लाओ, चीख चीख कर दुनिया को अपनी दीवानगी का सबूत दो। हाँ चिल्लाऊंगी,
क्योंकि हम उस खानदान से जो तब तक अपने रास्ते से नहीं हटते जब तक कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें उनके रास्ते से न हटाते। हम उस खानदान से जो मरते मर जाते हैं लेकिन अपने आईनी इरादों की जुम्बिश नहीं होने देते। लेकिन आप तो अपने इरादे पल पल बदल दिया करते। या खुदा, एक खौफज़दा मर्द के मुकाबले इस दुनिया में और कौन सी चीज ज्यादा बदशक्ल होगी? एंटीगनी, क्या तुम्हें एहसास है कि पास का कमरा लोगों से भरा हुआ है? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी ये चीख पुकार उन तक पहुंचे? और मुझे हुक्म दे रहे हो? सियासत खाने के बावर्ची, तुम्हें ये धोखा तक कैसे हो गया कि तुम एंटीगनी को हुक्म दे सकते हो? नहीं एंटीगनी, तुम्हें ये मानना है, तुम समझ नहीं रही हो कि पास का कमरा लोगों से भरा है। तो फिर खोल दो दरवाजे, ताकि हम भी ये यकीन से कह सके कि वो सब हमारी आवाजें सुन सकते हैं। तुम चुप हो जाओ वरना। एंटीगनी किस लिए आई हो यहाँ? मुझे माफ कर दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। कहाँ चलोगी? मामू जान, अगर आपने एंटीगनी को मौत की सजा दी तो उसके साथ मेरा भी कत्ल करना होगा। नहीं इसमिनी, तुम इस काबिल नहीं। नहीं एंटीगनी, तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती। तुम जिंदगी चुन चुकी और मैं मौत। एक वक्त था जब तुम मेरे साथ रात के अंधेरे पे जाकर भाई पॉलिनासिस की लाश को दफना देती और फिर गिरफ्तार कर ली जाती। लेकिन उस वक्त तो तुमने इनकार कर दिया। मगर अब नहीं, मैं आज रात अकेले जाकर वो काम पूरा कराऊंगी। सुना तुमने? ये बीमारी अब फैल गई। हो सकता है कि मेरी तरह हजारों लोग इसमें खिंचे हुए चले आए। अब तुम्हें किस चीज का खौफ? बुलाओ अपने पहरेदारों को। बुलाते क्यों नहीं? सियासत खाने के बावर्ची। सुल्तान, ले जाओ इसे और गार में जिंदा दफन कर दो। नहीं, मेरी बहन को मत ले जाओ। नहीं, मैं नहीं ले जाने दूंगी। मामू जान, शर्म करिए मामू जान। एंटीगनी की जान रोक दीजिए मामू जान। मामू जान, मेरी लाइफ से तकलीफ में बचे हैं। मामू जान, एंटीगनी। अब्बा जान, हिम्मत, भूल जाओ उसे मेरे बच्चे, भूल जाओ। आपने ऐसा क्यों किया? मैंने हर मुमकिन तरीके से उसे बचाने की कोशिश की, दुनिया जहान की दलीलें पेश की। मैं सच कहता हूं, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, वो सिर्फ एक चीज पर अड़ी हुई थी, मौत। पहरेदार एंटीगनी को खींचते हुए ले गए हैं, आपको उन्हें रोकना ही होगा। मैं अब कुछ नहीं कर सकता हेमंत, सारे शहर को इस बारे में मालूम हो चुका है। यह बात आग की तरह फैल चुकी है। बंद कर दीजिए उसे महल की चार दीवारी में और कह दीजिए कि वो पागल हो गई है। नहीं हेमंत, लोगों तक सही बात पहुंच चुकी है। सारा मुल्क ये कहेगा कि मैंने एंटीगनी की जान सिर्फ इसलिए बख्श दी कि मेरा बेटा उससे मोहब्बत करता है। तो उसे शहर के बाहर कहीं भेज दीजिए। नहीं, लोग सब जान चुके हैं हेमंत, लोग उसके खून के प्यासे हो रहे हैं। मैं अब मजबूर हूं। लेकिन आप यहाँ के सुल्तान हैं। मैं कानून का गुलाम हूं। मैं आपका बेटा हूं। आप एंटीगनी को मुझसे इस तरह छीन जाने देंगे? हेमंत, तुम्हें उसे भूलना ही होगा, उसे मरना होगा और तुम्हें जिंदा रहना होगा। जिंदा रहूं? बगैर एंटीगनी के जिंदा रहूं? उस जिंदगी को लेकर जिससे एंटीगनी छीन ली गई हो। हेमंत, खुदा के वास्ते तुम तो मेरा इम्तिहान मत लो। हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब उसे मर्द की तरह जिंदगी का मुकाबला करना होता है। वो कभी हैकल इंसान, वो बहादुर, वो जाबाज, जिसके डर से बड़े बड़े शेरों का पित्ता पानी हो जाता था, क्या वो हस्ती आपकी थी? खुदा के वास्ते हेमंत, अब मेरा और इम्तिहान मत लो मेरे बच्चे। ये सब कुछ एक घिनौना ख्वाब है अब्बा जान। आप अब भी यहाँ के सुल्तान हैं। आप मेरे वो ही सरपरस्त हो
जिसकी सलाह मशवरा के बगैर मैंने आज तक कोई काम नहीं किया, और आज आप ही मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ रहे हो। अगर आपने मुझे अकेला छोड़ दिया तो मेरे लिए ये दुनिया वीरान हो जाएगी। ये दुनिया वीरान है मेरे बच्चे, ये दुनिया वीरान है, और तुम उसमें बिल्कुल अकेले। तुम्हें अब ये भूल जाना चाहिए कि तुम्हारा बाप एक अजीम ताकत का मालिक है। देखो मेरी तरफ, देखो कि वो कितना कमजोर इंसान है जो अपने बेटे के लिए भी कुछ नहीं कर सकता। मैं एंटीगनी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता अब्बा जान, मैं एंटीगनी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। सुन लिया आपने, मैं एंटीगनी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता अब्बा जान। हेमंत! नमस्कार, 5 मिनट का समय हमें और दे दें। आपसे आपका पात्र परिचय करवा दूं। एंटीगनी के इस भूमिका के ऊपर किसने काम किया। सबसे पहले मैं आप लोगों की तालियों की आवाज न बजने से ये सोच रहा हूं कि क्या एंटीगनी, इसका मतलब एंटीगनी सफल रहा था। एंटीगनी की प्रधान भूमिका अभिनीत कर रही थी। भारत के विभिन्न शहरों में अपनी कला का जौहर दिखाने वाली मशहूर एक्ट्रेस जिनके सर के ऊपर उन्होंने हाथ रख दिया, उषा गांगुली जैसी महान कलाकारों ने एंटीगनी का रोल देकर उसे आशीर्वाद दिया कि तुम एक दिन विश्व की बहुत बड़ी एक्ट्रेस होगी। वो थी दीपिका श्रीवास्तव। एंटीगनी की भूमिका में जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। क्रियोन की भूमिका अभिनीत कर रहे थे लखनऊ रंगमंच के सुप्रसिद्ध अभिनेता तारिक इकबाल। किंग क्रियोन। इज़्मिनी की भूमिका अभिनीत कर रही थी, काफी रंग जगत में शोहरत हासिल कर चुकी हैं, श्रद्धा बोस। हेमंत की भूमिका अभिनीत कर रही थी, हेमंत की भूमिका अभिनीत कर रहे थे जो किंग क्रेयोन के बेटे की भूमिका थी, मशहूर रंगकर्मी ऋषभ तिवारी। जोनस की भूमिका अभिनीत कर रहे थे लखनऊ और आसपास और बॉलीवुड में अपनी कला का जौहर बिखेर कर और फिर लखनऊ में वापस आए ध्रुव सिंह। सिपाही 1 की भूमिका में लखनऊ के जाने माने कलाकार अभिनीत कर रहे थे अभिषेक गुप्ता। सिपाही 2 की भूमिका में लखनऊ के अच्छे कलाकारों में गिनती है आकाश कुमार। सिपाही 3 की भूमिका में अभिनीत कर रहे थे अभिषेक दीक्षित। सिपाही 4 की भूमिका में अभिनीत कर रहे थे मृत्युंजय सिंह। कोरस की भूमिका में थे आनंद प्रकाश शर्मा, लखनऊ के मशहूर रंगकर्मी, सीरियल के कलाकार आनंद प्रकाश शर्मा। महल के सिपाही की भूमिका अभिनीत कर रहे थे सुजीत कुमार। और आखिरी में बैक स्टेज और फ्रंट स्टेज के कलाकारों को जिस एक माला में पिरोया था और दाई मां की भूमिका भी उन्होंने अभिनीत किया। मशहूर कलाकारा, मशहूर रंग निर्देशिका, लखनऊ और बाहर भी अपनी कला का
जौहर दिखा चुकी है और रंगमंच में अपनी प्रभुत्वता जमा चुकी हैं अचला बोस। सेट डिजाइनिंग अचला बोस जी का ही था। सेट निर्माण में आकाश कुमार और मृत्युंजय का था। मंच व्यवस्था अभिषेक गुप्ता का था। पूर्वाभ्यास श्रद्धा बोस जी का था। वेशभूषा परिकल्पना अचला बोस और दीपिका श्रीवास्तव जी का था। प्रकाश परिकल्पना में थे लखनऊ रंगमंच एवं भारतीय नाट्य अकादमी के पास आउट गिरीश अभीष्ट। गिरीश अभीष्ट जी जहां भी हो आ जाए मंच पर। गिरीश जी आ रहे हैं पीछे। और लखनऊ में चर्चित संगीत निर्देशक, जाने पहचाना नाम, अपनी शख्सियत कला के क्षेत्र में हासिल करने वाले निखिल कुमार श्रीवास्तव। रूप सज्जा में शिव कुमार शिब्बू लखनऊ दूरदर्शन से थे। कार्यशाला निर्देशन और मंच प्रस्तुतिकरण परिकल्पना और संस्था के नाट्य गुरु अशोक लाल, जो इस समय बदकिस्मती से सहारनपुर में इम्तिहान देने गए हैं, उनकी अनुपस्थिति है आज। मंच प्रस्तुतिकरण परिकल्पना में उन्हीं का ही नाम था। निर्माण सहयोग भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति विभाग नई दिल्ली और आकांक्षा थिएटर आर्ट्स लखनऊ। और संपूर्ण परिकल्पना एवं निर्देशन था अचला बोस जी का। मैं एक बार फिर सेठ रमनलाल अग्रवाल, माननीय मुख्य अतिथि महोदय को और माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय को मंच पर बुलाना चाहूंगा कि मंच की परंपरा के अनुसार रंग निर्देशिका को वो बुके देकर, पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करेंगे। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आशीर्वचन चाहूँगा कि वो अंत में हम सब लोगों को आशीर्वचन दें और ये बताएं हमें कि हमारी गलतियाँ क्या थी, ताकि हम आगे उनको सुधार कर सकें। उपस्थित सभी साथियों, भाइयों और रंगकर्मी, इतना जबरदस्त मंचन किया है कि मजा आ गया। लगा ही नहीं, ये लगा जैसे कि आजकल की कोई फर्स्ट क्लास मूवी देख रहे हो। और कहीं भी जब ये जो भी पार्ट जिसने भी प्ले किया है, अपना जबरदस्त रोल प्ले किया है, मैं बहुत अपने तहे दिल से बहुत ही मतलब आभार प्रकट करता हूँ। एकदम बढ़िया प्रोग्राम किया और आगे और इसी तरह के प्रोग्राम लोग बना करके मंचन करते रहेंगे। जो देश की समस्याएं हैं, खासतौर से युवाओं से रिलेटेड समस्याएं हैं, उन पे अपना नाट्य रूपांतरण इससे जबरदस्त करके बहुत बढ़िया मतलब प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे, जिससे जो हमारे युवा हैं वो नाटक देख करके बहुत जबरदस्त अपनी एक अच्छी प्रेरणा लें और देश को आगे बढ़ाएं। और आप जो नाट्यकर्मी हैं, जो देश के वो आगे बढ़ाने में अपना जबरदस्त योगदान दें, अपना भी नाम करें और देश का भी नाम कराएं और बढ़िया बढ़िया नाटक इसी तरह लाते रहें और हम सबको और देश को एक नई प्रेरणा देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच संस्था के अध्यक्ष माननीय सेठ रमनलाल अग्रवाल जी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि वो अपना आशीर्वचन जरूर दें। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब अब्दुल हक साहब भी यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने भी इस प्रदर्शन को देख लिया, क्योंकि वो खुद ही यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देंगे। सर्वप्रथम तो मैं अपने सभी दर्शकों को इस प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं 1977 से इस मंच से जुड़ा हूं और मैंने महसूस किया कि हमारे सभी कलाकार
एक जीवंत अभिनय करते हैं, इतने लंबे लंबे डायलॉग्स को याद करना बगैर रिटेक के उसको करना, ये 6-6 घंटे के रिहर्सल का रिजल्ट है जो आपने देखा कि ये 1 सेकंड के लिए भी गर्दन इधर से उधर नहीं हुई। तो मैं सभी को और आशीर्वाद देता हूँ कि ये और तरक्की करें और अभिनय के क्षेत्र में हमारा आकांक्षा थिएटर एंड आर्ट्स परिवार पूरे जगत में अपना झंडा गाड़े। धन्यवाद।